Hello everyone, welcome back to my channel, and in this video I will discuss crisp summary of law of tort. लॉ ऑफ टॉट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है ये एक बहुत इजी सब्जेक्ट माना जाता है, बट ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट लगता है उनको। तो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। लॉ ऑफ टॉट जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी प्रोसीजर के थ्रू एनैक्ट नहीं किया गया है, यानी कि पार्लियामेंट के प्रोसीजर के थ्रू इसको एनैक्ट नहीं किया गया है। जैसे कि आईपीसी को एनैक्ट किया है, सीआरपीसी को एनैक्ट किया है, सीपीसी को, कॉन्ट्रैक्ट को, जितने भी बाकी अदर लॉज हैं, कोडिफाइड लॉज हैं, उनको एनैक्ट किया है पार्लियामेंट के एक प्रोसीजर के थ्रू। बट लॉ ऑफ टॉट एक ऐसा लॉ है जो कोर्ट ने धीरे धीरे इवॉल्व किया है। तो ये कोर्ट ने इवॉल्व किया है धीरे धीरे, टाइमली। एंड आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मीनिंग ऑफ द टर्म टॉट, एक केस, इम्पॉर्टेंट केस जो लॉ ऑफ टॉट के अंदर है, कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व हैं लॉ ऑफ टॉट के अंदर, यानी कि जो पर्सन के साथ टॉट कमिट होता है उसको क्या कहते हैं, या फिर जो पर्सन टॉट कमिट करता है उसको क्या कहते हैं। लॉ ऑफ टॉट के अंदर कुछ थ्योरीज हैं, उनको देखेंगे, एंड क्या डैमेजेस होते हैं लॉ ऑफ टॉट के अंदर, एंड एसेंशियल्स क्या हैं लॉ ऑफ टॉट के अंदर। कोई भी अगर टॉट कमिट होता है तो उसके क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ अब बात आती है टॉट की। सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि टॉट का मतलब क्या है। टॉट जो है वो एक लैटिन टर्म से डिराइव किया है हमने, जिसका क्या है वो लैटिन टर्म टॉटम, जिसका मतलब क्या है ट्विस्टेड। इसका इक्विवेलेंट वर्ड इंग्लिश लॉ के अंदर है रॉन्ग। हम इसको रॉन्ग भी कह सकते हैं टॉट को। टॉट का मतलब क्या है रॉन्ग एंड ट्विस्टेड। अब टॉट एक लैटिन टर्म से तो डिराइव किया है जिसका मतलब है रॉन्ग, और ये रॉन्ग ही है। कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ कोई ऐसा रॉन्ग करता है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, डैमेजेस देने पड़ते हैं, जिसका मतलब है कि वो एक्ट जो लॉफुल नहीं है, कोई भी अनलॉफुल एक्ट हम कहेंगे कि वो टॉट है। अब टॉट का मतलब है कि किसी के राइट का वायलेशन, और राइट को वायलेट कर रहा है उसकी कुछ ड्यूटी बनती है कि वो अदर पर्सन पर कोई भी अपना। टॉट का मतलब है कि किसी के राइट का वायलेशन, या फिर जो टॉट कमिट कर रहा है, राइट को वायलेट कर रहा है, उसकी कुछ ड्यूटी बनती है अदर पर्सन के प्रति, तो उस ड्यूटी को वायलेट करना टॉट कहलाता है। अब एग्ज़ाम्पल हम देखें तो राम की ड्यूटी है कि वो सोसाइटी के अंदर कुछ किसी और पर्सन को कुछ ऐसा ना इंजर करे, ना उसकी रेपुटेशन को इंजर करे, ना उसको कुछ परेशानी होने दे, तो उसकी ये ड्यूटी बनती है। तो सोसाइटी में जब हम एक साथ रहते हैं हमें ज़ोर से म्यूज़िक नहीं चलाना चाहिए ताकि कोई और डिस्टर्ब ना हो, हमें किसी और के लिए कोई गलत बात स्प्रेड नहीं करनी चाहिए, हमें उसे डिफेम नहीं करना चाहिए, हमें उसकी इमेज को हार्म नहीं पहुंचाना है। तो अगर कोई पर्सन ऐसा करता है तो वो क्या कहलाता है, टॉट कहलाता है, क्योंकि वो अपनी वो उस ड्यूटी को वायलेट कर रहा है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है कि राहुल की ड्यूटी है कि वो अपने घर पर ज़्यादा शोर ना मचाए। सेम रीज़न कि जो नेबर्स हैं वो परेशान हो जाएंगे, एंड अगर वो अपनी ड्यूटी को वायलेट करता है तो वो टॉट कमिट करता है। एंड इस टॉट को हम क्या कहते हैं, शोर मचाने वाले टॉट को न्यूसेंस। एंड किसी पर्सन को डिफेम करना, उसकी इमेज को हार्म पहुंचाना, उसके बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना, इसको हम बोलते हैं डिफेमेशन। सोसाइटी में लोगों की जो ड्यूटी है, जो लॉ ने इम्पोज करी है, उस ड्यूटी को वायलेट करने वाले एक्ट को हम टॉट कहेंगे। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट केस है जो है बोल्टन वर्सेस हार्डी। इस केस के अंदर टॉट को डिफ़ाइन किया गया है जिसका मीनिंग है ब्रीच ऑफ ड्यूटी कॉजिंग डैमेज, जो डैमेज कॉज कर रही है। किसी ने लीगल ड्यूटी को ब्रीच किया एंड उस ड्यूटी को ब्रीच करने से किसी और को डैमेज पहुंचा, तो उस लीगल ड्यूटी का ब्रीच होना, ये एक कुछ एसेंशियल्स भी हैं टॉट के। इस डेफिनेशन में ही कुछ एसेंशियल्स भी छुपे हुए हैं कि लीगल ड्यूटी होना ज़रूरी है टॉट के लिए। लीगल ड्यूटी होना ज़रूरी है, एंड लीगल ड्यूटी के साथ साथ क्या होना चाहिए, डैमेज होना चाहिए किसी अनदर पर्सन को।
नेक्स्ट है कि लॉ ऑफ टॉर्ट का प्रिसाइजली कोई भी डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो जुडिशली बेस्ड है, उसको जुडिशरी ने धीरे धीरे बनाया है, जुडिशरी ने धीरे धीरे डेवलप किया है, जुडिशियल डिसीजंस पर ये बेस्ड है। अब जुडिशरी ने टाइम टू टाइम अलग अलग रॉन्ग्स को इंक्लूड किया है कि ये भी टॉर्ट की कैटेगरी में फॉल करता है। अब लॉ ऑफ टॉर्ट की डेवलपमेंट अभी भी प्रोग्रेस में है। अगर कोर्ट को ऐसा लगे आने वाले टाइम में कि इस रॉन्ग को भी इंक्लूड करना चाहिए टॉर्ट की कैटेगरी में, तो वो ऐसा कर सकते हैं। टॉर्ट करने वाले को हम कहते हैं टॉर्ट फीजर, टॉर्ट फीजर। एंड जिस पर्सन के साथ टॉर्ट कमिट होता है, यानी कि जिस पर्सन को हार्म पहुंच रहा है, डैमेज पहुंच रहा है, उस पर्सन को हम कहते हैं अग्रीव्ड पर्सन। टॉर्ट फीजर का टॉर्ट कमिट करने पर लाइबिलिटी अराइज होती है, एंड टॉर्ट लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर जो भी लाइबिलिटी अराइज हो रही है हम उसको क्या कहते हैं, टॉर्शियस लाइबिलिटी। टॉर्शियस लाइबिलिटी। टॉर्शियस लाइबिलिटी के साथ साथ लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर कुछ और लाइबिलिटीज़ भी हैं, जैसे कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और फॉल्टी लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को ही हम फॉल्टी लाइबिलिटी भी कहते हैं। अब टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइज करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ड्यूटी का होना, किसी ड्यूटी का होना ज़रूरी है। ड्यूटी नहीं होगी तो उसका वायलेशन नहीं होगा, उस ड्यूटी का वायलेशन नहीं होगा तो अनदर पर्सन को डैमेज नहीं पहुंचेगा। तो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर एक लीगल ड्यूटी होना बहुत ज़रूरी है, तभी कोई टॉर्ट कमिट होगा। लॉ ऑफ टॉर्ट में हम कुछ ज्यूरिस्ट के व्यूज़ को भी देखते हैं। अब इन ज्यूरिस्ट ने ही कुछ थ्योरीज़ दी हैं। थ्योरीज़ क्या हैं? सबसे पहले है विनफील्ड। विनफील्ड ने एक थ्योरी दी है। विनफील्ड की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर एक पर्सन अपने नेबर के राइट को वायलेट करता है तो वो उसे स्यू कर सकता है अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। पर इस एक्शन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उस टॉर्शियस एक्ट का नेम प्री डिफाइंड हो, जैसे कि बैटरी, असॉल्ट, स्लेंडर, न्यूसेंस। ये थ्योरी बेस्ड है इस सेइंग पर कि माई ड्यूटी इज़ टू हर्ट नोबडी बाय वर्ड्स और डीड्स। ये बेस्ड है इस मैक्सिम पर कि उबी जस्ट इबी रेमेडियम। इसका मतलब है वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ रेमेडी। विनफील्ड की थ्योरी को पल्लोक ने सपोर्ट किया है, एंड विनफील्ड का जो व्यू है उसके अकॉर्डिंगली जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो टाइम टू टाइम न्यू टॉर्ट्स को इंट्रोड्यूस कर सकता है। एंड इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया रिलेंट्स वर्सेस फ्लेचर के केस के अंदर, एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया एमसी मेहता केस के अंदर। तो विनफील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम टाइम टू टाइम जैसे कि चेंजेस होते हैं सोसाइटी के अंदर, उन चेंजेस के साथ हम लॉ को चेंज कर सकते हैं, एंड न्यू टॉर्ट्स जो हैं उनको फॉल कर सकते हैं टॉर्ट की कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट थ्योरी है सालमन की। सालमन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इसमें से क्या है? तो सालमन ने बोला ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, TORTS, लास्ट में S है, टॉर्ट्स हैं, क्योंकि एक टॉर्ट नहीं, इसके अंदर बहुत सारे रॉन्ग्स आते हैं, बहुत सारे रॉन्ग फॉल करते हैं इस कैटेगरी के अंदर। तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं है, ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। जो सालमन की थ्योरी है उसे हम क्या कहते हैं? पिजन होल थ्योरी। पिजन होल थ्योरी भी कहते हैं हम सालमन की थ्योरी को, एंड अकॉर्डिंग टू विच ईच टॉर्ट जो है वो एक स्पेसिफिक लेबल है। हर टॉर्ट के अंदर कुछ एसेंशियल्स अपने हैं। अब अकॉर्डिंग टू विच जो टॉर्ट है, जैसे कि किसी नेबर को परेशान करना न्यूसेंस कहलाता है, किसी के खिलाफ गलत केस फाइल करने को हम बोलते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, किसी की इमेज को डैमेज करना हम बोलेंगे डिफेमेशन। अगर डिफेंडेंट के एक्ट से कोई भी ऐसा रॉन्ग कमिट नहीं हुआ है जो पहले से ही स्पेसिफाइड है, तो क्या होगा? डिफेंडेंट ने टॉर्ट कमिट नहीं किया है। तो यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट कह रहे हैं सालमन। सालमन ने बोला हम टाइम टू टाइम न्यू टॉर्ट्स को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब किए गए हैं लॉ के अंदर, जो जुडिशरी ने जुडिशियल डिसीजंस के अंदर पहले से ही स्पेसिफाइड कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिए टॉर्ट्स। आप अपने केस को उन टॉर्ट की कैटेगरी में ही फॉल कर सकते हैं, बाकी अदर टॉर्ट की कैटेगरी में नहीं कर सकते।
सालमन की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर रॉन्गफुल एक्ट किसी भी पिजन होल के अंदर फिट नहीं होता तो वो टॉर्ट भी नहीं कहलाएगा। सालमन ने कहा कि जैसे क्रिमिनल लॉ है, स्पेसिफाइड बॉडी है रूल्स की, उसी तरह लॉ ऑफ टॉर्ट भी है। तो जो सालमन की थ्योरी है उसको किसने सपोर्ट किया है? जेंक्स एंड विलियम्स ने। एंड सालमन की थ्योरी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया न्यू पिजन होल थ्योरी के नाम से, जिसमें न्यू टॉर्ट्स को जब तक रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, जब तक कोर्ट उसको रिगार्ड नहीं करती। तो यहाँ पर भी कुछ हद तक हमने विनफील्ड की थ्योरी को रिकॉग्नाइज़ किया, बट कुछ अलग तरीके से। सालमन की ये जो थ्योरी है ये बेस्ड है डैमनम साइन इंजूरिया से, जिसका मतलब है डैमेजेस विदाउट इंजरी, कि अनलेस पार्टी को कोई लीगल इंजरी नहीं होती उसे डैमेजेस भी नहीं दिए जाएंगे, नहीं मिलेंगे उसको, वो एंटाइटल नहीं है डैमेजेस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है डैमेजेस। लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर डैमेजेस कैसे होते हैं, क्या देना पड़ता है, तो हमें ये देख लिया है कि टॉर्ट जो है वो क्या है एंड इसकी थ्योरीज क्या है। नाउ अगर किसी पर्सन का राइट ब्रीच होता है टॉर्शियस लायबिलिटी की वजह से, तो उसे क्या रेमेडी मिलेगी, तो वो है डैमेजेस। तो डैमेजेस क्या है? एक तरीके की रेमेडी है। और डैमेज बोले हम तो वो क्या है? इंजरी है। तो यहाँ पर एस लगा हुआ है, यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ है। डैमेजेस की बात करें तो वो होगा रेमेडी, एंड डैमेज की बात करें तो वो होगा इंजरी। तो यहाँ पर डैमेजेस सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी एंड लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर भी। कॉन्ट्रैक्ट में भी कभी कभार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्री डिफाइंड होता है कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया गया या इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया गया, पूरा नहीं किया गया, तो जो पार्टी ब्रीच कर रही है उसको डैमेजेस देने होंगे। एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये प्री डिफाइंड नहीं किया गया है तो पार्टीज़ जो है वो कोर्ट में भी जा सकती हैं फॉर डैमेजेस। अब डैमेजेस का मतलब है पिक्यूनरी कंपनसेशन जो लॉ अवॉर्ड करती है उस पर्सन को जिसको इंजरी पहुंची है उस टॉर्शियस एक्ट से। अब अगर हम जनरल रूल की बात करें तो जनरल रूल ये है कि कोर्ट डैमेजेस अवॉर्ड करने के लिए क्या चीज़ें ध्यान रखती हैं कि अग्रीव पर्सन वापस से उसी पोजीशन में आ जाए जिस पोजीशन में वो उस पहले था, उस इंजरी से पहले, उस रॉन्ग से पहले। वो जो टॉर्शियस एक्ट कमिट हुआ है उस टॉर्शियस एक्ट से पहले वो जैसी पोजीशन में था वैसे ही वो आ जाए, तो उस अकॉर्डिंगली वो डैमेजेस अवॉर्ड करती है। बट कुछ डिफरेंसेस हैं उन डैमेजेस में जो कॉन्ट्रैक्ट में मिलते हैं एंड उन डैमेजेस में वो जो टॉर्ट में मिलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वो डिफरेंसेस क्या हैं। फर्स्ट डिफरेंस है कि डैमेजेस इन टॉर्ट आर अनलिक्विडेटेड। वो प्री डिफाइंड नहीं है कि कितने डैमेजेस देने हैं। हमने अगर किसी पर्सन को डिफेम किया तो हमारे जिस पर्सन ने डिफेम किया या जिस पर्सन का राइट वायलेट हुआ उस डिफेमेशन से, उन दोनों पर्सन के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तो वो पहले से ही डिफाइन नहीं कर सकते कि ऐसा करने पर कितने डैमेजेस मिलने चाहिए उसको। तो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर पार्टीज़ जो है वो एक दूसरे को नहीं जानती हैं एंड जो डैमेजेस होते हैं वो अनलिक्विडेटेड होते हैं, पहले से ही स्पेसिफाइड नहीं होते हैं। अमाउंट हमें पता ही नहीं है कि अगर ऐसा एक्ट हमने कर दिया तो कितने डैमेजेस हमें देना पड़ेगा, ये कोर्ट डिसाइड करती है। एंड अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डैमेजेस जो होते हैं वो लिक्विडेटेड होते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ कुछ गुड्स को सेल करने का, तो गुड्स के प्रोपोर्शनेट ही हम डैमेजेस का अमाउंट जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर डैमेजेस जो हैं वो लिक्विडेटेड माने जाएंगे। एंड स्पेसिफिकली कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट में ही प्री डिफाइंड कर दिया जाता है कि इतने डैमेजेस देने पड़ेंगे। अगर आपने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट को तो वो भी लिक्विडेटेड डैमेजेस माने जाएंगे। सेकंड डिफरेंस है कि इंटेंशन एक एसेंशियल एलिमेंट है कि टॉर्ट में भी, बट कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये इंटेंशन जो है वो ज़रूरी नहीं है। इंटेंशनली हमने कोई टॉर्ट कमिट किया या विदाउट इंटेंशन हमने कोई टॉर्ट कमिट किया तो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होगा लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर। बट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने ब्रीच किया यही इनफ है। आपने इंटेंशनली ब्रीच किया या अनइंटेंशनली ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट को, ये मैटर नहीं करता है। थर्ड डिफरेंस है कि पेक्यूनरी कंडीशन क्या है रॉन्ग डूअर की। रॉन्ग डूअर जो है वो कितना वेल्दी है,
कितना पैसों वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉर्ट के अंदर। बट ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने वाले की पेक्यूनरी कंडीशन मैटर नहीं करती है। उसकी पेक्यूनरी कंडीशन कैसी भी हो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो डिफाइंड है पहले से ही, या फिर जो गुड्स हैं उसके प्रोपोर्शनेट तो आपको पे करना ही पड़ेगा डैमेजेस के तौर पे। अब टॉर्ट को हमें और भी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना ज़रूरी है। टॉर्ट विद ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो ट्रस्ट है वो एक मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस है, एंड टॉर्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर पार्टीज़ एक दूसरे को जानती हैं एंड उनमें ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, बट टॉर्ट के अंदर पार्टीज़ एक दूसरे को नहीं जानती हैं। अब बात आती है एसेंशियल्स क्या हैं लॉ ऑफ टॉर्ट के। कोई टॉर्ट कमिट होता है तो उसकी टॉर्शियस लायबिलिटी भी अराइज होगी। अब जब टॉर्शियस लायबिलिटी अराइज हो रही है तो उसके कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होंगी, तभी टॉर्शियस लायबिलिटी भी अराइज होगी। तो फर्स्ट एसेंशियल है कि रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए बाय डिफेंडेंट। सेकंड है उस एक्ट या ओमिशन से प्लेंटिफ को लीगल राइट या कोई भी उसका राइट का वायलेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे लीगल राइट का ही वायलेशन माना जाएगा, मॉरल राइट का वायलेशन नहीं माना जाएगा। लॉ जो है वो मॉरल राइट के वायलेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। थर्ड पॉइंट ये है, थर्ड एसेंशियल पॉइंट ये है कि लीगल रेमेडी अवेलेबल है डैमेजेस के रूप में। जो है डैमेजेस जो है वो अवॉर्ड किए जाएंगे अग्रीव्ड पर्सन को, जिसका राइट वो भी स्पेसिफिकली कौन सा लीगल राइट वायलेट हुआ है। तो आज के वीडियो में हमने यही सारी चीज़ें देखी। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट मैग्जिम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।